हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर्स। देखिए, आज की सीरीज में मैं मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यहां से प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर जो मिसलेनियस होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। अरब यात्री सुलेमान की शताब्दी के मध्य में भारत आया था। तो जो सुलेमान थे वो किस समय आए थे और कहाँ का यात्री था? तो अरब का यात्री था और ये 9वीं शताब्दी में भारत में आया था। और उसने देखिए भारत में आके क्या क्या, तो जो पाल और प्रत्याश वंश थे, यानी जो पाल और प्रत्याश राजाओं के विषय में इन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? अरब के जो सुलेमान थे यात्री थे इन्होंने राजाओं के बारे में लिखा। और कौन कौन से राजा थे? वो पाल और प्रत्याहार राजाओं के वंशों के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिम्बिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवत जीवक को भेजा था? तो वे अवंती के राजा को भेजा था। ठीक है, अवंती के राजा तो थे चंद्रप्रदोत्त। उनकी जो पीलिया यानी पांडु रोग से ग्रसित थे, उनके इलाज के लिए भेजा था। देखिए, बात करते हैं बिम्बिसार की। तो ये बिम्बिसार देखिए जो मगध वंश का पहला जो सम्राट था, जिसे हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और इसने क्या किया था? जो अंग नाम का जो राज्य था उसने अपने मगध में मिला लिया था। ठीक है, वो हाँ मिला लिया था। और काफ़ी और इसका जो एक पुत्र हुआ, कौन सा? तो वो अजातशत्रु हुआ था, जिसने इसको मार दिया था, हत्या कर दी थी, अपन खुद गद्दी पर बैठ गया था। और ये जो शासन चलाया जो हर्यक वंश, ये 52 वर्षों तक शासन रहा था। देखिए, बिम्बिसार ने जो इसका जो पीरियड रहा वो टेन्योर 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व को रहा था। और देखिए, इसे जैन साहित्य में बिम्बिसार को क्या कहा गया? तो श्रेणिक भी कहा गया है। और ये देखिए, जो मगध का पहला वंश था हर्यक वंश, उसका प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक, याद रखें, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, वो ब्रिज यानी कि राजगृह इनकी राजधानी थी। तो ठीक, ये जो राज्यवैद जो जीवक थे, उन्हें अवंती के नरेश चंद्रप्रदोत्त की पीलिया रोग के लिए, जो बामें ग्रसित थे, उस रोग के इलाज के लिए इनको भेजा था। याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए जो ये बिम्बिसार था, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मतों को मानता था। ठीक, और इसके शासन और बिम्बिसार की शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। ठीक है, यानी कि मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो बिम्बिसार ने बनाया था। देखिए, अंग को अपना हिस्सा बनाया था तो बिम्बिसार ने, इसको याद रखेंगे। और किसको हराकर बनाया था? तो ब्रह्मदत्त को हरा दिया था और उसको हराकर, और जो अंग था वो अपने साम्राज्य में, अपने यानी कि मगध राज्य में मिला लिया था। और इन्होंने अपनी राजधानी का निर्माण करवाया था बिम्बिसार ने। ठीक है, जैसे राजगृह या गिरिब्रज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? बिम्बिसार ने तो 52 वर्षों तक शासन किया था मगध पर। और देखिए, बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी 493 ईसा पूर्व में। और ये गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? अजातशत्रु बैठ जाता है अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो वो क्षत्रिय था। कौन था? क्षत्रिय था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो वो लेह है। यानी कि जो हेमिस मठ है वो कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सब लद्दाख की पास सबसे निकट कौन है? तो लेह है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हेमिस मठ या हेमिस गोम्पा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में लेह के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये कैसा है? एक बौद्ध मठ है। ठीक, बहुत ही सुंदर है और ये सभी मठों से आकर्षक और खूबसूरत है ये। ठीक है, बौद्ध मठ है, इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है। और ये जो मठ है लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर सिंधु नदी के पश्चिम किनारे पर बना हुआ है।
जो हेमिस मठ है ये 12,000 फुट की ऊंचाई पर सिंध नदी के पश्चिमी किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, जानकारी के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में किसे आटविक राज्य के रूप में संबंधित किया गया है? ये देखिए CHSL में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। सभी SSC एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, ये RRB में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आटविक वर्तमान में है वो मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग है। जो आटविक है उसको याद रखेंगे। और यह गुप्त वंश में था। किस वंश में था? तो गुप्त वंश में था, जो वनों के अधिक के कारण अटवी यानी कि वन साम्राज्य कहलाता था। कोटाटवी तथा बटाटवी इसके भाग थे। कौन कौन से? तो कोटाटवी और बटाटवी इसके भाग थे। और आटविक राज्य उत्तर में गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक फैले थे। कहाँ तक? जो मध्य प्रदेश के हैं उसमें फैले थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो वो कादरी मंजूनाथ मंदिर। याद रखेंगे, किसको समर्पित है? तो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, कादरी मंजूनाथ मंदिर। ठीक है, देखिए जो कादरी मंजूनाथ मंदिर है वो किस जगह है? तो वो कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित है, जो भगवान शिव के अवतार के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जो मंदिर का निर्माण है वो 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, और इसे ही मंगलुरु का सबसे पुराना शिव मंदिर माना जाता है। जो कादरी मंजूनाथ मंदिर है इसको ही सबसे पुराना मंगलुरु का मंदिर माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो अल-बरूनी था। इसको याद रखेंगे, जो उज्बेकिस्तान से आया था वो अल-बरूनी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका फैक्ट देखते हैं, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। यानी कि देखिए पहचान जाना तो अल-बरूनी के नाम से, लेकिन अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं और नहीं रख सकते तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका आज दिन तक ये पूछा नहीं गया कि पूरा नाम क्या है। ठीक है, और जो अल-बरूनी का जन्म है वो 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में यानी कि उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक, और ये कैसा विद्वान था? तो एक पारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ था। यानी से पारसी भाषा का बहुत ज़्यादा इससे ज्ञान था, वैज्ञानिक भी था, और ये धर्मज्ञ यानी धर्म में भी काफ़ी अच्छी कुशलता थी इसको। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? तो देखिए मार्को पोलो ये इटली से ही आया था, पीटर मुंडी ये चीन से था, इब्न बतूता मोरक्को से था। तो इसमें कौन सा है जो मेल नहीं खाता? अल-बरूनी। तो ये कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से। इसका गलत हो गया भाई, ऑप्शन से इसके गलत है। इब्न बतूता मोरक्को से था, पीटर मुंडी चीन से था, अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से था। सही था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मार्को पोलो होगा, यही रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक नैनार संत नहीं है? तो आपको पता है नैनार संतों की संख्या कितनी है? तो आपको बताई गई थी जो नैनार संतों की संख्या थी वो 63 थी। और उनमें से कौन नहीं है? तो नैनार जो संत हैं वो शिव के अग्रणी भक्त थे। नैनार संत किसको कहा जाता है? जो भगवान शिव के जो अग्रणी यानी कि पहले जो प्रथम जो भक्त होते हैं, कहने का मतलब सबसे प्रथम यानी कि, ठीक है, वो थे नैनार के सबसे नैनार संत जो थे वो शिव के अग्रणी भक्त थे। और इनका जो उद्भव है वो मध्यकाल में मुख्यतः हुआ था दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु साइड में हुआ था। और कुल अगर संख्या पूछी जाती है ज़्यादातर तो कितनी है? 63 नैनारों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें जो अंडाल अलवार महिला संत थी, ठीक है, इनमें से इसका ये प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तो वो तक्षशिला के थे। इसको याद रखेंगे। जो राजा आम्बी थे उन्होंने कितने 327 से 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला के ये राजा थे। कौन? तो राजा आम्बी। और वह पोरस का प्रतिद्वंदी भी था। इसको याद रखेंगे, जिसका
जो राज्य है वो झेलम के पूर्व में था। आम्बी का राज्य सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। जो ये आम्बी था, इसका जो राज था वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था।